दोस्तों, जब से कांग्रेस जनता पार्टी के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, पूरे देश में छात्रों के बीच एक उमंग है, एक उत्साह है और छात्र कहीं न कहीं अब ज्यादा एग्रेसिव होते नजर आ रहे हैं। देश के तमाम राज्यों से जहां से भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई है, छात्र बेहद मुखरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। जेपीएससी को लेकर छात्र पहले से ही सड़क पर थे, लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और कांग्रेस जनता पार्टी के दबाव में हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड के छात्र भी अब ज्यादा एग्रेसिव हैं और वे मान के चल रहे हैं कि इसमें जेपीएससी घोटाले को भी अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी उसकी पूरी जांच की जाएगी, ऐसे उनकी मांग है। हालांकि छात्रों की ओर से समझने की कोशिश करें तो छात्र यहां 2 से 3 हिस्सों में बंटते नजर आ रहे हैं। उस तरह का कोई कॉन्सोलिडेटेड स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती नजर नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से बापू वाटिका के सामने जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और लगातार वो मीडिया में इस बात का उठा रहे हैं। उनकी मांग है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप आंसू के छात्र विंग को देख सकते हैं। आंसू का छात्र विंग राज्यपाल से मिलकर गुहार लगाने की तैयारी में है और बड़ी खबर यह है कि आज हजारीबाग से छात्रों का एक झुंड रांची पहुंच रहा है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से वह अपना संविधान मार्च की शुरुआत करेगा और इस छात्रों का जो सवाल है उसे मुखरता से उठाएगा और जिससे प्रदर्शन भी करेगा। दरअसल मैं रामगढ़ से आने वाले छात्रों की बात इसलिए कर रहा हूं कि उनका साफ मैसेज है कि वे अपने प्रदर्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो चाहे आंसू का स्टूडेंट विंग हो, जेएलकेएम का स्टूडेंट विंग हो या किसी दूसरी भाजपा का छात्र ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो छात्र ऑर्गेनाइजेशन है वे उससे दूर रहेंगे। यानी एक स्वतंत्र छात्र पॉलिटिक्स झारखंड में होती हुई नजर आ रही है और यह एक बड़ा संकेत है। बड़ा संकेत इसलिए है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके जब स्टूडेंट सामने आते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां सामने आती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तुम क्या किया, मैं क्या किया, तुम्हारा अतीत काला, तेरा वर्तमान काला, इस तरह के चीजों में पूरे मुद्दे उलझ कर रह जाते हैं। और जो वास्तव में स्टूडेंट की समस्या, जो जेन्युइन समस्या है उनकी, वो चाहे जेएससीसी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, उत्पाद सिपाही में जो गड़बड़ियां सामने आई उसका मामला हो, ये सारा मामला पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि हजारीबाग से जो छात्र आ रहे हैं और जिनका साफ मानना है कि अपने प्रदर्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल होने नहीं देंगे, उसके झंडे का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वे एक व्यवस्थित सोच के तहत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि सीआईडी जो है नित्य नए खुलासे कर रही है और अब तक करीबन करीबन 10 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हालांकि सीआईडी की ओर से कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही है और जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही है उससे इस बात का संकेत मिलता है कि इस बार सीआईडी शायद उस मकर जाल को ही ध्वस्त करना चाहती है। मैं मकर जाल इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम जेपीएससी से लेकर के 14वीं जेपीएससी तक कई ऐसी परीक्षाएं हुई जो सवालों के घेरे में रही और जब इस सवालों के घेरे में रही तो आप ये नहीं कह सकते कि जेपीएससी का जो अतीत था बहुत सुनहरा था और मौजूदा सरकार में ही इस तरह की गलतियां हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है, जिस तरीके से सीआईडी ने आज जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते को बुलाया है और जब मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं तो ख्यांगते सीआईडी ऑफिस पहुंच चुके होंगे और लोगों की निगाहें इस पर लगी हुई है। लोगों की निगाहें इसलिए भी लगी हुई है कि जिस तरीके से सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में छापा मारा, एल ख्यांगते का आवास तक पहुंच गई और जिस तरीके से कल एल ख्यांगते ने तमाम मीडिया चैनलों को बयान दिया, वो बयान के मैसेज क्या है। दरअसल एल ख्यांगते ने तमाम मीडिया चैनलों को दिए बयान में एक
बात तो साफ करने की कोशिश की है। वो सवाल जो है वो है कट ऑफ मार्क्स का। उन्होंने कहा कि कट ऑफ मार्क्स जारी करने की कोई बाध्यता नहीं थी, जो जेपीएससी का जो प्रोसीजर है उसके तहत। उसी के तहत उन्होंने कहा कि जो 3 सदस्यों की हस्ताक्षर का सवाल खड़ा किया जा रहा है, यह भी बहुत बाध्यकारी नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेपीएससी की एजेंसी के रूप में स्वीकार कैसे किया गया? और क्या, जैसा कि एक ख्यांति बोल रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, सीआईडी इस मामले में जांच करने को स्वतंत्र है, तो क्या वास्तव में एल ख्यांति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस एजेंसी टीडीपीएल को जिम्मेवारी सौंपी गई है जेपीएससी परीक्षा को संचालन करने का, वह ब्लैक लिस्टेड है? यदि नहीं थी तब भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि एल ख्यांति का एक लंबा कैरियर रहा है, बड़े पदों पर रहे हैं। बावजूद इसके यदि उनके जैसे वरिष्ठ अध्यक्ष नौकरशाह को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि जिस कंपनी के कंधों पर टीडीपीएल जेपीएससी परीक्षा का संचालन की जिम्मेवारी है वह यूपी सहित दूसरे कई राज्यों में प्रतिबंधित है, एक सवाल खड़ा करता है, एक संदेह जरूर खड़ा करता है। और बहुत संभव है कि इस मामले में जब सीआईडी से उनकी पूछताछ हो तो शायद वे असहज स्थिति में नजर आएंगे। यही एक क्योंकि जिस तरीके से ओमर सीट के बाहर आने की बात आई है, यह भी एक गंभीर सवाल है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ, 3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर नहीं हुआ, उसको तो एल ख्यांते ने कहीं ना कहीं प्रोसीजर का हिस्सा बताकर बचने की, अपना डिफेंस करने की कोशिश की है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से जेपीएससी कार्यालय में एल ख्यांते के आवास पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है, उसके लैपटॉप तलाशे गए हैं, कंप्यूटर के चेक किया गया है, तो क्या वास्तव में सीआईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है? और क्या वास्तव में एल ख्यांते जो तमाम मीडिया चैनलों का बयान दे रहे थे कल तक, वे इसलिए दे रहे थे कि अपनी ओर से चीजों को स्पष्ट करना चाहते थे, या वाकई वे सीआईडी के साथ सहयोग की भूमिका है? आज के पूछताछ में उन पर नजर बनी रहेगी। लेकिन कई तरह के खबरें चल रही है, कुछ जानकारी यह भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनके आवास तक सीआईडी पहुंची है, जिस तरीके से जेपीएससी कार्यालय तक वह पहुंच चुकी है, वहां से दस्तावेज उसके हाथ लगे हैं, तो एल ख्यांते की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि कई जानकारों का यह भी मानना है कि नहीं, एल ख्यांते कहीं ना कहीं सीआईडी के जो तमाम सवाल हैं उससे वे सहयोग जवाब देते हुए दिख रहे हैं, सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। खैर, इसके तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा, आज शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में भाजपा बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। जिस तरीके से भाजपा के बाबूलाल हो जाएं, दूसरे तमाम नेता हो जाएं, प्रतुल साहदेव ने मोर्चेबंदी की है, और उनकी मांग क्या रही है? वे मांग कर रहे हैं इस मामले में सीबीआई जांच की। कल ही प्रतुल साहदेव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जिस तरह उन्होंने बयानात दिए हैं और कहा है कि एजेंसी ऑफ चॉइस, सीआईडी जो है एजेंसी ऑफ चॉइस है, यानी यह मामले पर रफा दफा करने के लिए लाया जाता है, और तमाम चीजें उन्होंने दिखलाए हैं, जो पीछे के जो सीआईडी का जो अतीत रहा है उसे सामने लाते हुए उन्होंने बतलाने की कोशिश की है कि सीआईडी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के बचाव के लिए किया जाता रहा है। ट्रेजरी घोटाला का भी कल उन्होंने जिक्र कर दिया इसी क्रम में, और कहा कि छोटे सिपाहियों का ना सिपाहियों को बलि देकर बड़े अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी भी इसी तरीके से मुखर है। और बड़ी बात यह है कि जो बयान प्रवक्ताओं को देना चाहिए था, तमाम भाजपा में तमाम मंझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन बाबूलाल अचानक से जेपीएससी के मुद्दे पर जिस तरीके से खुद ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब जो खुलासे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया जगत में पहले से ही चीजें मौजूद थी। और दरअसल बाबूलाल के जो सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो जितने ही
तेजी से जेपीएससी के मामले पर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वे भाजपा को फंसाते हुए दिख रहे हैं। और बुरी तरह भाजपा बाबूलाल के बयानों के कारण ही फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल अमरेंद्र प्रताप सिंह के झारखंड के एक जाना माना पत्रकार हैं। उन्होंने पहले बहुत कुछ दिनों पहले एक किताब लिखी थी और किताब था नीले आसमान का सच। और नीले आसमान के सच में जिस तरह उन्होंने दस्तावेजों को इकट्ठा किया है और वो तमाम जो ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग होती है उसको सामने लाए हैं, वे कई गंभीर इशारा कर रहे हैं। दरअसल जब 2000 में झारखंड का गठन हुआ तो करीबन करीबन 11-12 महीने तक जेपीएससी का गठन नहीं हुआ, जबकि जेपीएससी की कार्रवाई शुरुआत कर दी गई थी। मैंने 2000 में गठन होता है, 2-3 महीनों के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। दावा किया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास तक पूरे डॉक्यूमेंट, क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियमावली होगी, सब कुछ पहुंचा दिया गया था। लेकिन बाबूलाल मरांडी की ओर से इसमें नियमों की अनदेखी कर कुछ अपने चेहरों को फिट करने की कोशिश की गई और इसी कोशिश में 11 महीनों तक जेपीएससी का गठन नहीं हो सका। फटीक चंद हेम्ब्रम जो जेपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम अब सामने आ रहा है। वे उस वक्त दिल्ली में कार्यरत थे। दावा किया जाता है कि उनको लाने के लिए, यानी फटीक चंद हेम्ब्रम पर बाबूलाल की इतनी मेहरबानी थी कि जब तक वो फटीक चंद हेम्ब्रम रिटायर नहीं कर गए दिल्ली में, तब तक वे वेट करते रहे और आखिरकार उनके रिटायरमेंट के बाद उनको जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। फटीक चंद हेम्ब्रम के बाद दिलीप कुमार प्रसाद की भूमिका के बारे में भी काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिलीप कुमार प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि वे जो अहता थी, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, वे उसे पूरा नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके आरएसएस के दबाव में, जो दूसरे लोग हैं उनके दबाव में दिलीप कुमार प्रसाद को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी दिलीप कुमार प्रसाद के कार्यकाल में फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी का आयोजन हुआ और फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी में जो कारनामे हुए, कहा जाता है कि कई नौकरशाह के जो परिजन थे उसे परीक्षा में पास किए, राजनेताओं के परिजन पास किए, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के, कांग्रेस के एक मंत्री का नाम आ रहा है, उनका भाई ने भी इस एग्जाम को पास किया। आसू प्रमुख सुदेश महतो का नाम आ रहा है, उनके भी किसी परिजन ने पास किया और भी दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो है के सगे संबंधी और अधिकारियों के रिश्तेदार उस परीक्षा में पास करते रहे और मामला सीबीआई तक गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मामला फंस गया है। हालांकि उस मामले में कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, उसके बाद कुछ चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। और तमाम अधिकारी जो उस वक्त जिनकी नियुक्ति हुई थी, वे कुछ तो रिटायर कर गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, कोई बहुत उन पदों पर विराजमान है। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में घपलेबाजी की बात सामने आई और दिलीप कुमार प्रसाद पर तो टेंडर घोटाला और सीबीआई ने ओएमआर स्कैनिंग मशीन में टेंडर पद का दुरुपयोग, वित्तीय नुकसान के पुराने मामले में 2 साल की कैद और जुर्माने की सजा भी सुना दी। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने किसी विशेष चेहरा क्या, फटीक चंद्र हेम्ब्रम और दिलीप कुमार प्रसाद के लिए 11 महीनों तक फाइल रोके रखा। इसके दस्तावेज मौजूद हैं। उस हालत में यदि बाबूलाल मरांडी फ्रंट फुट पर खेलेंगे, भाजपा की ओर से घेराव करने की कोशिश करेंगे, तो भाजपा की फजीहत ही होगी और कहीं ना कहीं जेएमएम हो या महागठबंधन कांग्रेस हो, इनके नेताओं के लिए या इनके प्रवक्ताओं के लिए उसका जवाब देना ज्यादा सुविधाजनक होगा। अभी कल ही जिस तरीके से सवाल सामने आया, भाजपा प्रवक्ता हैं प्रदीप सिन्हा के सामने जब सवाल आया कि तमाम जो गड़बड़ियों की शुरुआत हुई और फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने 11 महीनों तक
वेट किया खटीक चंद हेम्ब्रम के लिए, तो वे बिल्कुल असहज दिखे, और असहज इस हद तक दिखे कि उन्होंने कहीं भी बचाव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ किया कि यदि बाबूलाल मरांडी के जमाने में गड़बड़ी हुई है तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि आज भी उस गड़बड़ी को कायम रखा जाए। यानी प्रदीप सिन्हा ने सीधा सीधा स्वीकार कर लिया कि हाँ, बाबूलाल मरांडी के रिज में जिस तरीके से जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वो कोई दलील नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, वो विभिन्न विभागों के बीच में जो क्रॉसपॉन्डिंग होती है, सीएम आवास तक जो क्रॉसपॉन्डिंग होती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो उस डॉक्यूमेंट अस्वीकार करना, खारिज करना भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए भी मुश्किल बन खड़ा हो रहा, और इसलिए प्रदीप सिन्हा ने बेहद साफगोई से स्वीकार किया कि चीजें उस वक्त भी गलत हुई थी और चीजें आज भी गलत हो रही है। तो लेकिन यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत किया था तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि आज भी सरकार उसे कंटिन्यू करता रहे। और प्रदीप सिन्हा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आज चीजें हो रही है, सीआईडी जांच कर रही है और भाजपा सरकार फिर सवाल खड़ा कर रही है, तो यदि मैं सवाल नहीं खड़ा करूं तो लोग यही कहेंगे कि जिस तरीके से फर्स्ट जेपीएससी में, सेकंड जेपीएससी में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मिलजुल कर लूटा खाया, अपने अपने चेहतों को जेपीएससी के अधिकारी के रूप में फिट कर दिया, वही हाल आज भी है। तो वो स्थिति नहीं बने, वो परसेप्शन नहीं बने, इसलिए भाजपा इस स्टैंड पर कायम है कि यदि पिछली गलतियां हुई है तो उस गलतियों के आधार पर आज की गलती को कंटिन्यू नहीं किया जाए और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी का मामला सीबीआई के पास था। आज अधिकारी वे रिटायर कर रहे हैं, कुछ रिटायर कर गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। तो उस हालत में सीबीआई जांच से क्या निकलेगा, यह भी सवालों के घेरे में है। हालांकि और सीआईडी से क्यों नहीं निकलेगा, यह भी सवालों के घेरे में है। इस घेरों में कहने का मतलब है कि आखिर सीआईडी पर इतना प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, सीआईडी का अतीत बहुत साफ सुथरा नहीं रहा, यह सही सच है, लेकिन हर बार वही हो, बहुत कुछ या जो सीएम होते हैं, जिनके हाथ में तंत्र होता है, उनके इरादे पर निर्भर करता है। और जिस तरीके से इस बार सीएम हेमंत पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने सीआईडी को खुली छूट दी है कि तुम जेपीएससी कर्जा ले जाओ, छापेमारी करो, दस्तावेज खंगालो, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के तक छापेमारी कर लो, तो उससे तो इंटेंशन में संदेह कि गुंजाइश नहीं बनती है। और यही कारण है कि कैबिनेट की बैठक के बाद जब सीएम हेमंत निकल रहे थे तो उन्होंने बेहद बुलंद आवाज में कहा था कि आपको मेरी नीयत में कोई खोट नजर आती है। निश्चित रूप से खोट नजर अभी तो नहीं आती है, क्योंकि जब तक सीआईडी की जांच चल रही है, देखना होगा कि ये किस अंजाम तक पहुंचता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो तमाम बौद्धिक जगत से उठ रहा है, उनका कहना है, उनकी ओर से आ रहा है कि अब बहुत हो गया है खेल। जेपीएससी जेएससी को ही भंग करते हुए उसके तमाम चपरासी से लेकर के प्यून से लेकर तमाम अफसरों को बदल दिया जाए, एक साथ बदल दिया जाए। यानी एक पूरा तंत्र उसमें हावी है। इसमें कौन करप्ट है, कौन भ्रष्ट है, कौन किसका है, कौन लीक करता है, यह समझना भी मुश्किल हो गया है। इस हालत में बेहतर होगा कि एक नए पूरा का पूरा टीम ही नया खड़ा कर दिया जाए। देखना होगा जिस तरह से इंटेलेक्चुअल क्लास की ओर से मांग आ रही है, वो शायद सरकार इस पर आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद पूरे देश में छात्र की आवाज बुलंद है, उनमें जोश है। वे अब समझ रहे हैं कि यदि वे सड़क पर आ गए तो सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं हिल सकती है, सरकार सूबे की भी हिल सकती है। और इसी बुलंद आवाज के साथ हजारीबाग के छात्र रांची पहुंच रहे हैं और इसी कोशिश के तहत वे न तो भाजपा को, न आसू को, न कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियों को उसने कह दिया है, भाई तुम इस छात्र मूवमेंट से दूर रहो, क्योंकि यदि छात्रों की मांग के सामने, छात्रों की लड़ाई के साथ पॉलिटिशियन जुड़ेंगे तो पूरा लड़ाई जो है पॉलिटिकलाइज हो जाएगा। और वही हाल होगा जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में तमाम चीजें होंगी, तमाम अनियमितताएं होगी। आज वो बाबूलाल सीएम हेमंत को
पारदर्शिता का घुट्टी पिला रहे हैं। इधर जेएमएम की ओर से भी बाबूलाल पर सवाल खड़ा किया जा रहा है या पूछा जा रहा है, और बंधु तिर्की जो कांग्रेस का चेहरा है उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस मामले में, जेपीएससी के मामले में कम से कम पहली गिरफ्तारी जो होनी चाहिए बाबूलाल मरांडी की ही होनी चाहिए, क्योंकि उनके कंधों पर ही राज की नींव रखने की जिम्मेवारी थी, और नींव ही दलदल में रखा गया था, वह भ्रष्टाचार के दलदल में रखा गया था। तो समझ सकते हैं कि राजनेताओं की संलिप्तता से किस तरह चीजें उलझ जाती है। इसलिए छात्रों की यह मांग तो कम से कम ये जो पहल है जरूर सराहनीय है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां उससे दूर रहे। हाँ, बाहर से समर्थन दे सकते हैं। तो आज उन छात्रों पर भी निगाह जमी रहेगी और निगाह एलख्यांते पर भी बनी रहेगी। क्या वाकई एलख्यांते की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या जिस तरीके से एलख्यांते क्योंकि बड़ा सवाल जिसका जवाब एलख्यांते को देना है वही कि क्या टीडीपीएल जिसके कंधों पर जेपीएससी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी थी, वह ब्लैक लिस्टेड है, वाकई उनको इसकी जानकारी नहीं थी, या जानकारी रहते हुए भी उस कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी? देखना होगा आज वे किस हद तक इस सवाल का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि बाकी के जो सवाल थे कि 2 से 3 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया, वो उन्होंने उसे प्रक्रिया का हिस्सा बता दिया है, लेकिन एक दागी कंपनी को जिम्मेवारी सौंप देना, यह कैसे हो गया? और यही वो सवाल है जिस पर निर्भर करता है कि एलख्यांते की आज गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। आपकी तरह हमारी निगाह भी उस पर बनी रहेगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।